हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस स्टैटिक जीके। यूपी पुलिस स्टैटिक जीके से साथियों टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 37 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखने हैं तो साथियों हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहां पर जाके देखिए सभी प्रैक्टिस सेट आपको खाकी वर्दी बैच के अंदर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको ये वाली साथियों सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले, 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाइए कि आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। वो बताइए साथियों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। शिमला, नैनीताल, कलकत्ता, लंदन। तो क्या होगा सही आंसर साथियों। तो साथियों ऑप्शन डी जिनका भाइयों का आया यानी कि डी लंदन साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लंदन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इंपोर्टेंट टॉपिक से समझते हैं। भारत में संवैधानिक भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1930 से 1932 के मध्य लंदन में 3 सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की गई। इन सम्मेलनों को गोलमेज सम्मेलन का नाम ही दिया गया था। ध्यान रखना है साथियों 1930 से लेकर 1932 तक साथियों ये आयोजित हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में लाल, पाल एवं बाल किसका संबंध नहीं है। बताइए साथियों निम्न में से लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है। लाला लाजपत राय का, बिपिन चंद्र पाल का, बाल गंगाधर तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का। क्या होगा साथियों सही आंसर। तो दूसरे का साथियों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध साथियों लाल, पाल एवं बाल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर नामक लगाया था। बताइए साथियों किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी। क्या होगा साथियों तीसरे का सही आंसर। तो तीसरे का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। औरंगजेब ने साथियों जजिया कर लगाया था। आपको ध्यान रखना है औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान, मूलचंद, भीम द्वितीय और जयचंद। क्या होगा साथियों सही आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है वेरी गुड यानी कि भीम द्वितीय ने साथियों पराजित किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 1173 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत में मुल्तान का युद्ध जीतने के पश्चात 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में आक्रमण किया था। वहां के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किस युद्ध में साथियों 1178 वाले युद्ध में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। वो बताइए साथियों अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था। बताइए 5वें का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों जेम्स प्रिंसिप ने का पढ़ा था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ। युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लखनऊ और पटना, दिल्ली और आगरा। कहां पर हुआ था साथियों। छठे प्रश्न का बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। छठे का साथियों जिन भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यानी कि ऑप्शन बी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो क्या होगा सातवें का सही आंसर क्या होगा। सातवें का राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा साथियों चित्रकला के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लखनऊ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ जिन भाइयों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं। बताइए साथियों, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में, पश्चिमी घाट श्रेणी में। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए। नमे का क्या होगा साथियों, तो नमे का पश्चिमी घाट में स्थित है साथियों। थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रे हैं जो जो आपके पश्चिमी घाट में स्थित हैं साथियों के। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 मीटर लंबी पर्वतमाला श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। पश्चिम घाट में थालघाट, भोरघाट और पालघाट 3 प्रसिद्ध दर्रे स्थित हैं, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है छठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो 10वें का क्या होगा साथियों सही आंसर, तो 7वां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही आया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। 11वें का सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों, तो संगमरमर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों कायांतरित चट्टानें होती हैं संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा साथियों? काफी ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो घेंगा साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी साथियों आपका घेंगा रोग होता है, और रतौंधी साथियों आपकी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटस आपकी विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। तो साथियों सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा 13 का, बताइए साथियों क्या हो जाएगा, तो 13 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला तथा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 5वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है साथियों, अगर बृहस्पति की दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 5वां स्थान है साथियों। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने वाला है, कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है साथियों, और ये साथियों अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला तथा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोमार्क किसकी उत्पाद पर दी गई इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का है। क्या होगा साथियों सही आंसर 14वें का? 14 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना आपस में किन्हें जोड़ती है साथियों, वो बताइए। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जोड़ती है साथियों श्रीनगर को कन्याकुमारी से। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है साथियों दक्षिण गलियारा परियोजना साथियों, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड है एक निर्धनता निवारण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, बैंक, बीमा निगम। नाबार्ड बताइए साथियों क्या है? क्या है नाबार्ड एक बताइए। 16वें प्रश्न का 16वें का साथियों ये एक बैंक है। क्या? नाबार्ड एक बैंक होती है, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपको ध्यान रखना है साथियों, आपको ध्यान रखना है नाबार्ड क्या है, तो साथियों एक बैंक है, ये बैंक है साथियों, और ये ग्रामीण बैंकों में ये साथियों आपको ऋण उपलब्ध कराने वाली बैंक है। और इसकी स्थापना साथियों आपकी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की बात करें साथियों मुंबई में हो जाएगा। अगर साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया? बताइए साथियों मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या फिर गोरखपुर या फिर वाराणसी। 17 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो सी जिन भाइयों का आया है गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, गोरखपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रामीण बैंकों में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 18वें का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अब अदृश्य बेरोजगारी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ए और बी दोनों आपके बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। 42वें में, 44वें में, 52वें में, 61वें में। 19 का क्या होगा साथियों बिल्कुल सही आंसर। तो 19 का साथियों 42 में संशोधन के कारण साथियों ये शब्द जोड़े गए थे, 42 में जब संशोधन हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं पहले। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता जोड़े गए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। आपको ध्यान रखना है साथियों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में इसके द्वारा साथियों किन किन शब्दों को जोड़ा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। और इसी के साथ अनुच्छेद 51 की बात, 51 का की बात करें तो साथियों इन्हें अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो साथियों क्या होगा 20 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 14 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। क्या होगा साथियों सही आंसर 21 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 44 साथियों बिल्कुल सही आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, एक समान सिविल संहिता से तात्पर्य ऐसे कानून से है जो कभी धर्मों एवं मतों के लिए सामना हो यानी समान हो। भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है साथियों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं। 4, 8, 12। बताइए साथियों 22 का आंसर क्या होगा। 22 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 नामांकन कर सकते हैं साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति को राज्यसभा में नामांकित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित कर सकता है। ऑप्शन आपका मैंने बता दिया, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, यानी कि 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। एक बार आप इस डिटेल को भी पढ़ लेना, बाकी तो मैंने पढ़ के दिखा दी। अगला क्वेश्चन आपका, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। रविशंकर, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो 23 का क्या होगा साथियों सही आंसर, 23 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। साथियों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, वो बताइए साथियों गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है साथियों, तो 24 का क्या होगा सही आंसर। साथियों इसमें गोबर गैस में मीथेन ज्यादा पाया जाता है, मीथेन साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट से समझते हैं, गोबर गैस या बायोगैस मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसमें मीथेन गैस की मात्रा 75% तक होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए हुए जलती है। तो साथियों इसमें मीथेन गैस साथियों बिना धुएं ही जलती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, वो बताइए साथियों किसका हो जाएगा। 25 का क्या होगा सही आंसर, तो 25 का आइसोगिन यानी कि आइसोगिन का ये बहुलक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? वो बताइए साथियों किसके कारण होती है? 3 कारण आपको दर्शाए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 26 का क्या होगा सही आंसर? 26 का क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतही तनाव के कारण साथियों वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, धान की फसल के जैविक उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार से बताइए, लगाइए दिमाग, क्या होगा सही आंसर? तो 27 का क्या होगा सही आंसर? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? लखनऊ में, फैजाबाद में, मेरठ में, अलीगढ़ में? वो बताइए साथियों उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये साथियों आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा साथियों, ये आपका लखनऊ में स्थित है। क्या? 28 का लखनऊ में स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी? कब की गई थी साथियों बताइए, कब की गई थी? तो ये की गई थी साथियों 1981 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1981 में लखनऊ में की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का विकास, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शैक्षिक मूल्यांकन, शोधत तथा नवाचार आदि है। अगला क्वेश्चन है आपका, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का? क्या होगा साथियों सही आंसर? धुरिया लोक नृत्य किसका है? तो साथियों ये बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीवियस ईयर में साथियों बुंदेलखंड से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन साथियों उसमें आए थे प्रीवियस ईयर में। तो साथियों उनको जाके ना एक बार से ना बुंदेलखंड का जो इतिहास है ना उसको उठा के देख लेना, नहीं तो आप बोलोगे तो एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति है साथियों बताइए। 31 का क्या होगा सही आंसर? तो साथियों थारू जनजाति होती है, थारू जनजाति होती है साथियों। ये दीपावली त्योहार को साथियों ये शोक के रूप में मनाती है। 31 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? किस धारा में है साथियों बताइए। मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में डाला है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका धारा 23 हो जाएगा। धारा 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1000 रुपये व 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? बताइए साथियों इन पर जो कार्रवाई है वो किस धारा के अंतर्गत की जाती है? वो बताइए। 33 का सही आंसर, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 489 का से 489 अड़ा तक साथियों इन पर कार्रवाई की जा सकती है और 33 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा और 34 का ए 25 जनवरी को साथियों 25 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों जिन भाइयों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भाई नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और साथियों आपका 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है? वो बताइए साथियों कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है? 35 का क्या होगा सही आंसर? तो जिन भाइयों का 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 6.90 लाख साथियों इतना बजट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया? बताइए साथियों कहां पर स्थापित किया गया? 36 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरक्को में साथियों ये स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो 37 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो 37 का क्या होगा साथियों सही आंसर? सी जिन भाइयों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाए, जिनेवा में बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? 38 में बताइए क्या होगा सही आंसर? तो 38 का कोलकाता हो जाएगा सही आंसर। कोलकाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 38 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसे प्रसिद्ध रूप से मयूर का बाग कहा जाता है? तो साथियों किसे कहा जाता है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना साथियों क्या होगा इसका। ये क्वेश्चन साथियों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इसको टीपू सुल्तान हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है, रख लेना याद। अगला क्वेश्चन आपका, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों बताइए? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति साहब, नवल किशोर। क्या होगा साथियों इसका? तो रघुपति साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? वो बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट्टू, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग साथियों भारत का पहला वायसराय था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो कि साथियों 1856 से 1858 तक था। इनके कार्यकाल में 1857 का विरोध हुआ था, जो साथियों 1857 की क्रांति हुई थी वो इन्हीं की शासनकाल में हुई थी। भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 की भी इन्हीं के काल में बनाई गई साथियों, इन्हीं के काल में बनाई गई थी। इंपोर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। अगर साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के तुरंत देखने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देखो साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बाहर निकाला था। ये यूनानी थे साथियों, इनको बाहर निकालने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो साथियों ये इल्तुतमिश की बेटी थी, आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश की। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका, सुल्ताना रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1336 से 1240 तक शासन यानी कि दिल्ली पर शासन किया था। साथियों इंपोर्टेंट है, एक बार से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुल्ताना रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्ति किया था। तो साथियों आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जहां से पूछे साथियों वहीं से पूछ लेता है। तो साथियों आपको कुछ डीप भी पॉइंट ढूंढने हैं। तो साथियों इल्तुतमिश ने साथियों इल्तुतमिश एक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। साथियों कुछ पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों इसमें आपको ऑप्शन में ढूंढना है, लाला हरदयाल किधर है? लाला हरदयाल किधर है साथियों? लाला हरदयाल किधर है? ऑप्शन सी में है। सर जी क्या? ऑप्शन सी में लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों, कब और किसने की। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका में की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्य थे सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरभा एवं लाला हरदयाल। इस पार्टी के अध्यक्ष भी लाला हरदयाल थे, यानी कि जो इनके गदर पार्टी के अध्यक्ष थे ये लाला हरदयाल थे साथियों। और इनके कितने सदस्य थे आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है, सोहना सिंह भाकना और करतार सिंह सरभा एवं लाला हरदयाल, यानी कि टोटल 3 सदस्य थे साथियों इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन
कहाँ से प्रारंभ किया था? वो बताइए साथियों। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो कहाँ से किया था सर जी बताइए। तो इन्होंने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी जी द्वारा चलाई गई जन आंदोलन में से एक था, जिसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। जिसका प्रारंभ 1930 में हुआ था, 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम पर नमक बनाकर किया गया था। साथियों आपको ध्यान रखना है, तो ये कहां से शुरू हुआ था सर जी? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को साथियों ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? वो बताइए साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, रोपर, मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन है लोथल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठे प्रश्न का ऑप्शन है लोथल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? बताइए साथियों। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है साथियों। और साथियों टोटल आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो साथियों आपके 40 क्वेश्चन होने, कितने 40 होने वाले हैं। अब 40 में साथियों आपको मॉक टेस्ट लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, यानी कि आपकी जीके जीएस से साथियों कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। 37 से 38 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से मिलेंगे देखने के लिए साथियों। तो आपको यहाँ पर उसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। देखते हैं साथियों आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने नंबर बिल्कुल सही जाते हैं। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो किसको माना जाता है साथियों? तो किसको माना जाता है बताइए। 7वां प्रश्न, 7वां अमीर खुसरो हो जाएगा क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो बताइए साथियों। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं वो बताइए। स्पेशल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो बताइए साथियों। आपके एग्जाम के छपने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों 8वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरन एवं नारकोंडम, बैरन एवं नारकोंडम साथियों ये 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? साथियों यहाँ पर नहीं शब्द आ गया तो आपको पहचानना है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो साथियों उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए जाते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और साथियों ये आपके 8 राज्य कंप्लीट हो गए। लेकिन आपका जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है यहाँ पर मैंने, यानी कि उड़ीसा कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है साथियों, इसलिए उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको 8 नाम यहाँ से यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी साथियों ये उड़ीसा वाला अलग से है। अगर साथियों आपकी इसकी PDF चाहिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए साथियों विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? अब ऊंचे पठार की बात हुई है, वो बताइए साथियों कौन सा होगा? तो साथियों तिब्बत का पठार हो जाएगा। क्या? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं साथियों। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। यह उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान से हिमालय पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1000 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई की बात करें साथियों तो 2500 किलोमीटर है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। साथियों आपके क्वेश्चन आपसे 2 बन जाते हैं। अगर साथियों आपको इसकी लंबाई पूछ ले, यानी कि इसकी लंबाई पूछे तो आपको 1000 किलोमीटर बताना है। क्या? 1000 किलोमीटर बताना है। और साथियों इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछ ले तो आपको यानी कि 2500 बताना है। क्या? 2500 किलोमीटर। और साथियों इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण है, क्या कारण है साथियों बताइए। तो क्या कारण हो जाएगा? तो हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। क्या? ऑप्शन सी। क्या सर जी? ऑप्शन सी। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण बनता है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं चंद्र ग्रहण आखिर बनता कैसे है। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परिछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों साथियों। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब तो तीनों साथियों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक सीधे में हो। जैसे आपका ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका सूर्य हो गया और ये आपका चंद्रमा हो गया, तभी साथियों आपका इस स्थिति में साथियों आपका ये चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SEBI का पूरा रूप क्या है? SEBI का पूरा रूप क्या है साथियों बताइए। आपसे फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और देश की राजधानी तो पूछी ही जाती हैं, साथ में आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। साथियों आप सभी राजधानियों को एक बार से ना रिवीजन कर लेना, नहीं तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आप आराम देख लेना। तो 12 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया साथियों SEBI का पूर्ण रूप होता है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाता हूं। SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियमन बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्या? सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1992 को, यानी कि 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया साथियों इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोच्चतम उदाहरण कौन सा है? वो बताइए साथियों, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोच्चतम उदाहरण कौन सा है? तो 13वां प्रश्न ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्पात उद्योग। क्या? इस्पात उद्योग कहते हैं साथियों, इस्पात उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 14 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करें तो साथियों ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। अगर आपसे वर्तमान में पूछूं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी को आपको ध्यान रखना है साथियों, नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है साथियों? तो 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क्या? अनुच्छेद 51 काम है साथियों, मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 51 काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं साथियों कौन सा है। ऑप्शन डी से पढ़ना चालू करते हैं। बंबई राज्य बनाम बलसारा नहीं साथियों, ये आपका गलत हो जाएगा। शर्मा बनाम कृष्णा नहीं। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? सभी को पता होगा कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो करता है कौन? राज्यपाल। क्या? राज्यपाल करता है साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है साथियों बताइए एक बार से। मैं आपको ये क्वेश्चन एक तरीके से ना आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप ये बताइए वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एक बार इसका सही आंसर सभी भाई लोग कमेंट में जरूर लिख देना। चलिए अगला इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। सालियो उस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गया, इंपोर्टेंट है आपका। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है जिसमें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है।
वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विद्यालयों का कुलपति भी होता है। कौन? राज्यपाल अपने राज्य के सभी विद्यालयों का कुलपति भी होता है, यानी कुलापति होता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में शामिल है वो बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 92 में साथियों इसका बिल्कुल विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 19 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 65 वर्ष। क्या 65 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हितोपदेश की रचना किसने की? हितोपदेश की रचना किसने की? तो नारायण पंडित ने। किसने? नारायण पंडित। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की। इसकी भाषा संस्कृत थी एवं इसमें भारतीय जनमानस तथा परिवेश के प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल एवं सुगृहित हैं। हितोपदेश में आबू, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कन्याकुब्ज और वाराणसी, मगध देश, कलिंग आदि स्थानों का उल्लेख किया गया है हितोपदेश में। साथियों हितोपदेश में आपसे पूछे तो किसका अध्ययन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। हितोपदेश में आबू, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मामला यानी मालवा, हस्तिनापुर, कन्याकुब्ज और वाराणसी, मगध देश और आपकी कलिंग, ये साथियों इन जो स्थानों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? कौन सा होता है साथियों? तो 21 का बताइए क्या होगा सही आंसर? तो 21 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साथियों, जो कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र है NaHCO3। क्या इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? तो क्या है सर जी? ये है साइबर जासूसी। क्या साइबर जासूसी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 23वां प्रश्न। कितने थे साथियों? 5 विश्वविद्यालय थे साथियों, आपके 5। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय है, बताइए साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय कौन सा है? 24वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 24 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय साथियों ये आपका एक मुक्ति विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी राजश्री पुरुषोत्तम दासम और टंडन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पांचोई और दिसियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 का सी जौन सारी जनजाति के द्वारा साथियों ये मनाए जाते हैं। कौन सी? विश्व पांचोई और दिसाई। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट तो साथियों आपका ये रहा, विश्व पांचोई और दिसाई उत्सव जौन सारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यान संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यान संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो किन का है साथियों? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? मोहरें और मृदा पात्र और सिक्के का साथियों इनमें वस्तुओं का संग्रह किया गया है।
अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए साथियों क्या है सही आंसर? 27 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी, 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 वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत कला भवन एवं वाराणसी में काशी हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक चित्रकला शैली है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। यहाँ की चित्र विधायिका 12वीं से 20वीं सदी तक भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित करता है। साथियों आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रकला है, चित्रशाला है। साथियों यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंदू विश्वविद्यालय। हिंदू विश्वविद्यालय को साथियों एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय भी कहते हैं। साथियों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी साथियों? तो किसने की थी? तो की थी साथियों ललित मोहन सेन ने। क्या? ललित मोहन सेन ने साथियों उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक्स विद्या की शुरुआत की थी। ललित मोहन सेन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। बताइए साथियों कौन से हैं? भर्ती किए गए, प्रशिक्षित किए गए, नियुक्त किए गए या फिर चयनित किए गए। तो 29 का कौन सा करेक्ट आंसर आपको लग रहा है साथियों? तो 29 का मुझे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है। भर्ती किए गए साथियों, भर्ती किए गए व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है साथियों? तो जिला मजिस्ट्रेट में ही ये ताकत होती है, बाकी इसमें किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? साथियों ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट हो चुका है, हमने भी कई बार ये आपके साथ में ये क्वेश्चन शेयर किया है। तो साथियों आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम जाना जाता था सर जी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? बताइए साथियों किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो बताइए 32 का सही आंसर। तो 32 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंखों ही आंखों में आंसर दे दो। जैव भू रासायनिक जल चक्र। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र साथियों ये है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? साथियों आपकी जो क्वेश्चन है, आपके सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, और साथियों क्वेश्चन को पढ़कर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से लेवल किए हैं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर जी? तो कहते हैं हरित स्थल। क्या? हरित स्थल कहते हैं। हरित स्थल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है कहां पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी में किया जाता है। ऑप्शन बी में IUCN के द्वारा साथियों रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया गया है। इस राजदंड सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है? साथियों आपकी जो नया संसद भवन बना है ना साथियों, आपको ना उससे रिलेटेड उसकी स्थापना कब हुई, उसकी नींव कब हुई साथियों, वो बनकर कब तैयार हुआ, किसने बनवाया, उसका डिजाइन किसने तैयार किया, साथियों सभी कुछ उसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लेना। साथियों आपके क्वेश्चन यानी कि एग्जाम आने की संभावना हो सकती है।
गारंटी नहीं आ जाए लेकिन आ भी सकता है, तो क्या करोगे, छोड़ के ही आओगे ना। मई 2023 में नए संसद भवन के दौरान साथियों, जो सेंगोल है ना, यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन को, इस रांदर सेंगोल का संबंध किससे, साम्राज्य से है। यानी सेंगोल स्थापित किया गया, उसका संबंध किससे, साम्राज्य से है, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो सर जी ये चोल वंश, क्या चोल साम्राज्य से है, चोल साम्राज्य, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है। बताइए साथियों, किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो साथियों 36 का बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका HP बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें, GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं। पंजीकरण संख्या होती है साथियों, उसमें कितने डिजिट होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं, कितने नंबर होते हैं। तो बताइए साथियों, 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों उसमें 15 होते हैं ना, 15 होते हैं साथियों आपकी GST पंजीकरण संख्या में। मैं आपसे पूछूं साथियों, आपके आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। आधार कार्ड की बात करूं, आपके आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। नंबर टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको उसका जो कितने नंबर का होता है, 15 का, 16 का। जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, ठीक उसी तरीके से आपको जो आधार है ना साथियों, आधार के डिजिट आपको बताना है कि आधार के डिजिट पूछा आपसे तो कितने होते हैं, बताना कमेंट में एक बार इसका सही आंसर। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है साथियों, बताइए। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 38 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देहरादून में साथियों केंद्रीय वन अनुसंधान स्थित है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसके भवन को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जा चुका है। इसके भवन को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जा चुका है। 1906 में साथियों इसकी स्थापना होती है, किसकी, केंद्रीय वन अनुसंधान की स्थापना होती है देहरादून में। कब होती है, 1906 में होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। साथियों आपको हिस्ट्री तो ना रट के रख देनी है, क्या हिस्ट्री तो आपको रट के रख देनी है, हिस्ट्री क्या आपको बिल्कुल चबा लेनी है, घोल कर पी लेनी है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, वो आपका चमोली से शुरू हुआ था। क्या, चमोली गांव से शुरू हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। भारत के चीफ स्टाफ आर्मी का नाम बताइए जिन्होंने साथियों 31 दिसंबर को पदभार संभाला था। 2016 की बात है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई होप कि आप समझदार होंगे इसलिए आपने क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सही आंसर क्या होगा, तो जनरल ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जनरल बिपिन रावत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। मैं आपको यहाँ पर बी ऑप्शन बताने वाला था लेकिन साथियों सॉरी गलती होगी, माफी चाहता हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन ए। तो साथियों आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, आप बताना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। देखते हैं साथियों आपकी तैयारी है वो किस लेवल की हो रही है, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए एक बार से कमेंट में जरूर इसकी फीडबैक जरूर देना। 40 में से अगर आपके 40 में से साथियों आपके 38 से 35 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना साथियों, तो आपकी जो तैयारी है अच्छी चल रही है। इस टाइम तो अच्छी चल रही है लेकिन पेपर के टाइम नहीं पता कैसी होगी, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो अच्छी ही होगी। तो साथियों आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, तो आप बताना कि आप इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही कर गए और आपको आज की क्लास कैसी लगी, इसका भी फीडबैक कमेंट में जरूर दे देना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।